ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज मेडिसिन में हम जो हमारी वायरल डिजीज़ें चल रही हैं उसी के कंटिन्यूशन में आज पढ़ेंगे बोवाइन मैलिग्नेंट कटार। कल जो हमने रेबीज पढ़ा था, हड़किया रोग, आज बोवाइन मैलिग्नेंट कटार। बोवाइन मैलिग्नेंट कटार क्या है? एक तरह का यूँ समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस जुकाम है, इसको यूँ भी कह लो, जटिल सा, बड़ा जल्दी ठीक नहीं होने वाला। जैसे यूँ बिगड़ा हुआ जुकाम का रूप मान लो, बिगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। जैसे जुकाम लग गया, थोड़ा बहुत ही सिक्रीशंस आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस आएंगे, लार मुंह में, नाक में से बहुत ज़्यादा, कई बार म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज भी आएगा। तो इस तरह का ये बोवाइन मैलिग्नेंट कटार। लेकिन ये आपको जो है, ये सही बात तो ये है कि फील्ड में ये डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, और यही होता है कि बस कोई URI पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसके वो ही ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट का बदलाव नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो है ही नहीं कोई। लेकिन ट्रीटमेंट तो वही होगा जो बैक्टीरियल का किया हमने। तो ये है कि थोड़ा इसका ज्ञान होने से हम दूसरे जानवरों को कंटेजियस होने से बचा सकते हैं। इस रोग को मैलिग्नेंट कटार फीवर भी कहते हैं, बुखार आता है इसमें। मैलिग्नेंट हेड कटारल स्नॉट सिकट एक कहते हैं, स्नॉट सिकट कहते हैं, अजीब सा नाम है ये। गैंग्रीनस कोराइजा कहते हैं, ये भी सही है, गैंग्रीनस कोराइजा, क्योंकि इसमें अभी हम आगे सिम्टम में पढ़ेंगे कि ये गैंग्रीनस क्योंकि इसमें जो गैंग्रीनस कहते हैं सड़ा हुआ पार्ट का सड़ जाना, तो ऐसी बदबू आती है डिस्चार्ज में से। एपिथेलियोसिस नामक नामों से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में जटिल सर्दी जुकाम भी कहते हैं। ये आ गया जटिल सर्दी जुकाम, यानी कि अजीब तरह का गहरा जुकाम। यह कि विषाणु जनित रोग है जिसमें आँख की कॉर्निया, लसिका ग्रंथियों में, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र के ऊपर के अंगों की श्लेष्मा में सूजन आ जाती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन इन सभी जगहों पर इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सूज जाती है, जिसके कारण से केरेटोकंजक्टिवाइटिस, आपने देखा ना, कंजक्टिवाइटिस का आँख की पुतली का जो है इसमें लाल हो जाना, सूज जाना, कंजक्टिवाइटिस। पीछे हमने कंजक्टिवाइटिस पहले पढ़ा हुआ, तो उसका केरेटिनाइजेशन हो जाता है, तो कंजक्टिवाइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस, तो ये गैस्ट्रो पेट की, एंट्राइटिस ये एंट्राइटिस है जो आंतों की, ये स्वेलिंग। इंसेफेलाइटिस क्या है? मैंने आपको पीछे बताया भी था कि अगर ब्रेन की झिल्लियाँ जो है, कवर जो है, उनकी स्वेलिंग है तो मेनिंजाइटिस, और अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो गया तो एन्सेफेलाइटिस। और इसके बाद में डिहाइड्रेशन, जैसे पानी की कमी आ जाना, दस्त लग जाएंगे, क्योंकि गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया तो दस्त लगेंगे और डिहाइड्रेशन हो गया होगा। कारण ये बोवाइन हर्पीज वायरस ग्रुप 3 द्वारा होता है। बोवाइन हर्पीज यानी कि वायरस 3, ये बोविड नहीं है, बोविस है, ये बोवाइन है, ये बोवाइन हर्पीज वायरस। इसका जो है इनक्यूबेशन पीरियड है 2 से 8 सप्ताह का होता है। लक्षण आने शुरू, इस रोग में निम्न अंगों पर लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, हेड एंड आईज, सिर और आंख में
तो पहले आँख का तो हमने देख लिया, कटारल कंजक्टिवाइटिस के लक्षण दिखते हैं, जैसे आँख लाल होना, गीड़ आना पलकों की, यही अभी मैंने आपको बताया, पलकें सूज जाना। आँखों में कॉर्नियल, ये ओवेसिटी नहीं ओपेसिटी होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी कहते हैं जैसे कोई ग्लास, यहाँ मैं ये मिरर लगा दूं और इधर उसके कलर कर दूं तो ये आर पार दिखेगा नहीं, दैट इज ये ओपेसिटी। इसी तरह से ये जो आप आँख के आपके ये जो कॉर्निया, ये जो आँख का जो शीशा है, ग्लास है, इसके ऊपर एक इस तरह का पर्दा आ जाता है, और कई बार हम इसको अभी आम भाषा में मोतिया कहते हैं, मोतिया आ गया, मोतिया आ गया, मोतिया आ गया, तो ये बाहर नज़र नहीं आता, तो ये कॉर्नियल ओपेसिटी होगी। कॉर्निया पर जो है पर्दा आ जाना, कॉर्नियल ओपेसिटी, बाहर सामने नज़र नहीं आना। वह जख्म, अल्सरेशन, कॉर्निया पर जख्म पाए जाएंगे। कभी कभी पशु अंधा भी हो जाता है। मुंह और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन सूज जाती है तथा सूखी पपड़ी जम जाती है। पशु के कंठ शोथ यानी लेरेंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस, ट्रेकिया सूज जाती है, लैरिंक्स जो है वो सूज जाता है। पशु सुस्त हो जाता है, लड़खड़ा के चलता है, अचेतन, दौरे पड़ने लग जाते हैं। अब एब्डोमिनल फॉर्म में क्या होता है? मुंह के मसूड़ों, डेंटल पैड, ग्रसनी आदि की श्लेष्मा झिल्ली में जख्म हो जाते हैं। इस रोग में पहले कब्ज होती है, बाद में दुर्गंध भरा पतला भयंकर दस्त हो जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है। इसकी कुटेनियस फॉर्म, चमड़ी पर त्वचीय रोग, रोगग्रस्त पशु के गर्दन, जांघ के भीतरी भाग पर छोटी छोटी फुंसियां होकर जख्म में बदल जाती है। अन्य लक्षण, एन्सेफलाइटिस, सिस्टाइटिस, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो है स्वेलिंग, वेजिनाइटिस, वेजाइना का सूजन, और दूध कम हो जाना। तो ये है इसके जो है लक्षण हैं। अब इसमें उन लक्षणों से इन लक्षणों को अलग किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इनका डिफरेंशिएशन तो करना बड़ा ही दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यूआरआई में ऐसा नहीं होगा, कोई भी लक्षण नहीं आएगा। यूआरआई में आँखों में इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी, और अगर एन्सेफलाइटिस हुई तो पागलपन जैसा व्यवहार होगा, सिस्टाइटिस होगी तो पेशाब जो रुक रुक के होगा, क्यूटेनियस फॉर्म पे छाले होंगे, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और मसूड़े और मुंह, डेंटल पैड, तो ये सारे जहाँ स्वेलिंग आपको नज़र आती है तो इसमें ये लक्षण जो है वो वायरल के। ट्रीटमेंट, रोगी पशु की चिकित्सा लक्षणों के अनुरूप ही होती है। आँखों को बोरिक एसिड के घोल से धोएं तथा बाद में आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट जो है लगाना चाहिए, ताकि, अब ये कोई उपचार नहीं है एक्चुअल में, ये सारा का सारा बचाव है, इसलिए कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो जाए। वायरस का तो कोई है ही नहीं ट्रीटमेंट, ये हम जानते हैं। तो इसलिए क्या है, ये टोटल जो है हम उसमें, जैसे आँख में पानी आ रहा है, गीड़ आ रही है, लाल हो गई है, वीक है, तो कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें हो गया तो और कहीं गंभीरता ना ले ले, इसलिए ये बचाव किया जाता है। पशु को अधिक दस्त हो तो फ्लूइड थेरेपी है, और हमारे पास क्या है, पशु के ऊपरी श्वसन तंत्र व पाचन तंत्रों में सूजन होती है तो उन्हें इंजेक्शन, विटकोफोल इंजेक्शन B1, B6, B12 लगावें, और एनाल्जेसिक भी देवें, एंटीबायोटिक भी देना चाहिए साथ में। इस रोग का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक तो इन्होंने लिखा नहीं है, लिख लें, क्योंकि
एंटीबायोटिक देना सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए ज़रूरी है, यहाँ आप ज़रूर नोट करें। तो जिसमें चाहे आप एंटीबायोटिक में इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ही लिख लें, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन देना ज़रूर है, क्योंकि 5 दिन 7 दिन जब तक ये इस तरह की कंडीशन भयंकर रहती है, एक तो उसको एनाल्जेसिक देना, शरीर बहुत टूटता है वायरल में, तो कोई ना कोई एनाल्जेसिक जो है वो छोटा जानवर 10 ml, बड़ा 20 से 25 तक भी दिया जा सकता है, 30 भी दिया जा सकता है। और इसी तरह से छोटे जानवर में 10 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और बड़े में 20 या 30 भी दिया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, इसमें लिखा नहीं है। अब आपको पता है मुंह में प्रॉब्लम है, तो हमें जो है उसको रोगी पशु को आराम देना है, और वही हरा चारा ज़रूर दें, मुलायम घास, चावल व गुड़ आदि, वही सेम जैसे FMD में हम देते हैं, जहाँ मुंह में छाले हो जाते हैं, सेम जो है हमें ये करना है। अब ये हमारे पास एक और डिजीज़ आज है, और इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लें, अपनी क्लिनिकल डायरी में नोट कर लें। जो मैं कहता हूँ उनको क्लिनिकल डायरी में नोट करते जाओ आप। पीछे मैंने रेबीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट बताया, FMD को वेरी इंपॉर्टेंट बताया, ये जो काउपॉक्स थे उसको मैंने बताया, और फिर हमारे पास पशु माता जो हमने पीछे रिंडरपेस्ट पढ़ा उनका। इनमें से देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि इनमें से एक 2 नंबर का, और देखिए 1 2 नंबर करते चलो जाओगे तो इसी तरह से 10 नंबर हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी कार्य है, आप इसको ध्यान से देखें। और इसका तो आपसे ये पूछा जाएगा, डिटेल पूछी जा सकती है, ये 2.5 नंबर का पूछा जा सकता है, फेवरल फीवर, ये इसको आप नोट कर लें। और इसमें मैं आपको बताना विशेष ये चाहूँगा, फील्ड में मैंने कार्य किया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो है कंफ्यूज लंगड़े बुखार से करेंगे आप, ये भी मैं बता देता हूँ, लंगड़े बुखार से, DQ से कई बार। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आप ध्यान रखना, क्योंकि उसमें भी पशु चरना पीना छोड़ देता है, टेम्परेचर इस लंगड़ा के चलता है, तीनों सिम्टम इसमें मिलेंगे। पशु चरना पीना छोड़ देगा, लंगड़ा के चलेगा और बुखार होगा। अब इसका जो खास है वो आपको क्या देखना है, क्योंकि जो पशु मालिक है वो पहले दिन आपके पास नहीं आएगा भाग के, ये भी मैं बता देता हूँ। तो वो क्या देखेगा करिश्मा इसमें, और वो आपको ये आके बताएगा कि जी कल मैंने देखा था पशु, मेरा जो जानवर था वो दायां जो पैर है अगला इससे लंगड़ा रहा था। अच्छा, फिर वो बताएगा जी आज मैंने जब सुबह उठ के देखा अब वो बाएं पैर से लंगड़ा रहा है, यानी कि ये चेंज होगा। इसमें मेन जो मैंने इसका जो फील्ड के अंदर मैंने इसको डायग्नोज करने का एक तरीका देखा। दूसरा, पशु जो है वो जैसे वो कहेगा कि पशु मेरा जो है वो क्या कहते हैं, स्टिफ हो गया, करड़ा चलता है। ऐसा BQ में नहीं होता। BQ में एक पैर से लंगड़ाएगा पशु जो है वो टाइट, यानी कि वो कसा हुआ नहीं चलेगा। ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वायरल है, वो बैक्टीरियल है। इसका ट्रीटमेंट नहीं भी करोगे तो ये ढैया बुखार, इसका नाम इसलिए रखा है कि ये 2.5 दिन में ठीक हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, 2.5 या 3 दिन में ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इसके कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें तो बस कुछ नहीं है, हम तो जनरली जाते थे, इंजेक्शन उसको दिया और उसको ये कहते थे कि गर्म कमरे के अंदर बांध दो इसको, दैट्स ऑल। और जनरली हम क्या करते थे, कोशिश करते थे कि जो तूड़ी वाला कमरा है आपका उसमें बांध दो जानवर को, ये जल्दी ठीक हो जाएगा।
और वो ये फेल भी करते थे, कहते जी ये तो बड़ा फार्मूला अच्छा है, और उसके इंजेक्शन लगाए, उसको बता देते ये 30 दिन ठीक हो जाए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका नाम है ई फीमरल फीवर, या इसको अढ़ैया बुखार कहते हैं। और ई फीमरल का अर्थ होता है अल्प अवधि का बुखार। ई फीमरल का मतलब है अल्प अवधि, छोटा फीवर, अवधि का फीवर या बुखार। यह निम्न नामों से भी जाना जाता है। 3 दिन का बुखार भी कहते हैं इसको, क्योंकि 2.5 दिन चलेगा ना। 3 डे सिकनेस के नाम से जाना जाता है। ये TDS बोलते हैं इसको। आम जो है ना, आपको फील्ड में बोलेंगे क्या हो गया इसको, आपस में जो वेटनरियन मिलेंगे वो कि नहीं यार आजकल TDS चला हुआ है, तो TDS का ट्रीटमेंट दे के आ रहा हूँ। TDS का मतलब 3 डे सिकनेस। TDS, यस। अब इसका है लहिया मारना। लहिया मारना, अब ये लंगड़ापन नहीं बता रहा। लहिया का मतलब मैं यही समझ रहा हूँ, लहिया मारना यानी कि अभी एक पैर से नहीं, कभी इससे कभी इसी से, इस तरह से। ये अभी मैं तो यही समझा हूँ इसका, लाहिया मारना। अब ये देख स्टिफ सिकनेस, यस। BQ में ऐसा नहीं होगा। जो मैंने आपको 3 बताए हैं, अगर आपने क्लिनिकल डायरी में नोट कर लिए, काम हो गया आपका। बोवाइन एपिजूटिक फीवर, बोवाइन एपिजूटिक फीवर आदि। अब ये एक बक्खी, सैंड फ्लाई द्वारा स्थानांतरित करने वाला गोवंश का विषाणु रोग है, जिसमें पशु की उच्च ताप होता है। पशु अकड़कर, लंगड़ाकर, मांसपेशियों में कंपायमान के साथ यानी स्टिफनेस, लेमनेस एंड शिवरिंग मूवमेंट केवल 3 दिन चलता है तथा स्वतः ही 3 दिन बाद ठीक हो जाता है। ये मैंने आपको मेरे फील्ड का जो अनुभव भी बताया। पशु की मृत्यु बहुत ही कम होती है। कारण यह रोग पशुओं में रेबिडो वायरस ग्रुप के विषाणु से होता है। मनुष्यों में यही विषाणु डेंगू फीवर करता है। अंडरलाइन कर लेना इसको। अभी हम मुझसे पूछते हैं ना कि मेरे को डेंगू हो गया था, कहते हैं ना डेंगू हो गया था। तो अभी देखिए ये डेंगू के ये सेम सिम्टम मनुष्य में आते हैं, हाई टेम्परेचर, शिवरिंग, और ये इस तरह की स्टिफनेस, ये सारे के सारे सेम सिम्टम उनके अंदर आते हैं। कहते हैं आम जान आदमियों में, बोले डेंगू हो गया था उसको तो, और इतने दिन भर्ती रहा, प्लेटलेट्स कम हो गए थे, और वहाँ आपको बताएंगे गांव वाले तो बोले प्लेट घट गई, तो प्लेटलेट्स को प्लेट कहते हैं। हाँ, प्लेट घट गई, फिर प्लेट गलाई। हाँ, वो प्लेट जो ये जैसे कोई कार के या मशीनरी की क्लच प्लेट की प्लेटें थी, डलवा लाए बेचारे। हाँ, बोले प्लेटां घट गई, प्लेटां मंगाई, फिर गलाई, फिर आया, ठीक हो जाता। तो ये ध्यान रखना, 3 डे सिकनेस, डेंगू और रेबिडो वायरस ग्रुप। रोग का फैलाव, ट्रांसमिशन, पशुओं में मानसून मौसम में, ये भी ज़्यादातर ध्यान रखना, ये मानसून मौसम होता है ना, तब होता है। यही मौसम है जो चल रहा है, मई, जून, जुलाई। ये खूब केस जो है वो केसरी सिंह पर में देखने को मिलते थे। तो शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो ट्रीटमेंट तो सेम ही है, कोई लंबी कहानी है नहीं बदलने वाली। तो मैंने देखा आज ट्रीटमेंट दे के देखता हूँ, कल जो है फिर आएंगे। तो दूसरे दिन मैं गया तो वो जानवर जुगाली कर रहा था, तो हल्का जो है उसको शिवरिंग, हल्की बोले जी आज तो ठीक है, और हल्का सा इसको ये पैर भी अच्छा रखने लगे, हल्का सा लंगड़ा रहा है, क्योंकि वो स्टिफनेस के कारण होता है पैर लंगड़ाना। तो इसमें ज़्यादातर क्या है, देखिए ध्यान रखना, जो मैंने जो ट्रीटमेंट अच्छा इसमें समझा, इसमें शायद नहीं दिया हुआ, लेकिन चलो ये ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे। मानसून के अंदर सैंड फ्लाई के द्वारा ये रोग ज़्यादा फैलता है, क्योंकि उन्हीं दिनों में इस मक्खी का प्रजनन ज़्यादा होता है। लेकिन मनुष्यों में क्यूलिकॉइड्स, ये मच्छर द्वारा फैलाया जाता है।
क्यूलेक्स जो साफ़ पानी पे रहता है ना, साफ़ पानी पे, ये ध्यान रखना, बिल्कुल साफ़ जहाँ पानी रहता है, ये गंदे पानी पे नहीं आता, वो मच्छर नहीं है, ये गंदा मच्छर नहीं है, ये साफ़ सुथरा मच्छर है, शहरी ग्रामीण मच्छर नहीं है गंदा रहने वाला, ये शहरी मच्छर है जो क्यूलेक्स। सिम्टम इसमें एकाएक तीव्र ज्वर 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ये 3 दिन ही रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि मेरे द्वारा ये प्रैक्टिकल में किसी से अच्छी तरह देखे हुए, ज़रूरी नहीं है। कई जानवरों को बुखार नहीं होता, केवल लंगड़ाते हैं, ये मैंने नोट किया, जाके देखा टेम्परेचर नहीं है, शिवरिंग है, स्टिफनेस है और लंगड़ापन, और है भी उसको TDS, लेकिन बुखार नहीं है उसको। लेकिन फिर भी आपने इंजेक्शन देना है, क्योंकि ये वायरल है, तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए लगा रहे हो आप, और ज़रूर लगाने ही लगाने। तो मैं लगा देता था, तो 2 दिन टीके लगाए, तीसरे दिन वो कहता है जी बिल्कुल ठीक है, तीसरे दिन सिर्फ जो है वो उसको भी कम्प्लेक्स दे के आ जाते हैं। पैरों की मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, कांपती हैं, जिससे पशु को चलने में दिक्कत होती है। पशु 3 दिन में खाना पीना छोड़ देता है और नाक से पानी जैसा स्राव गिरता है। पशु के दूध हो जाता है, मतलब पशु के दूध कम हो जाता है। दूध तो है ही उसके, पशु के दूध कम हो जाता है, इसको कम भूल गया ये लिखना, कोई बात नहीं है, प्रिंटर हो जाता है मिस्टेक। पशु 3 दिन बाद स्वतः ठीक हो जाता है। तो गांव में क्या है, जब ये पता लग गया लोगों को, क्योंकि कोई हमारे जैसा साथी है, उसने उनको बता दिया, और कई बार जब दूर के केसेज होते थे तो जाना नहीं होता था, तो मैं उनको एक ही बात कहता था कि देखो, अगर आप इसके टीके लगवाओगे, ध्यान से सुनना, अगर आप इसके टीके लगवाओगे तो ये 3 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं लगवाओगे इसको तो कम से कम इसको आधा हफ्ता लग जाएगा। तो वो हंसने लग जाते थे, कहते लगे डॉक्टर साहब मतलब ये क्या है। मैंने कहा आप समझ नहीं गए। कहे जी हंसने वाली बात है, आधा हफ्ता भी तो 3 या 4 दिन वही हो गए। तो मैंने कहा मैंने वही कहा है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं भी करवाओगे, आपके सेकेंडरी इन्फेक्शन बचाना है, तो आप ऐसा करो, नोवलजीन की गोलियाँ, एनाल्जेसिक कोई वहाँ से आप ले लो, जो आजकल तो ये वेटनरी में आने लग गए हैं, वो उसको 2 सुबह 2 शाम दो, और इसी के साथ ऑक्सीटेट्रा की साइक्लिन की जो टेबलेट आती हैं 500 मिलीग्राम की, वो 4 सुबह 4 शाम को आप इनको, ये कंटिन्यू आपने 3 दिन रखनी है, और चौथे दिन मेरे को बता देना नहीं ठीक हो तो मैं आ जाऊँगा, कि दूर बहुत होता है। तो वो कहते हैं जी चौथे दिन ठीक हो गया वो, तो क्योंकि चौथे दिन ठीक तो उसने स्वतः ही होना था, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको उनको जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए ज़रूर अवश्य दवाई देनी है। अब जो है उपचार में, अब जो मैंने जो बेस्ट जो इंजेक्शन लगाया, इसमें पशु को एंटीपायरेटिक दवा, बुखार कम करने वाली, नोवलजीन, एनाल्जीन, पैरासीटामोल। अब जो मैंने जो इस्तेमाल किया, आर्टिजोन इंजेक्शन आता है, आर्टिजोन। आपको बताता हूँ कि जो स्टिफनेस है वो नोवलजीन या एनाल्जीन से जल्दी नहीं दूर होती। तो यहाँ तो आर्टिजोन आप उसको लगा दीजिए इंजेक्शन 15 ml। और यहाँ एसिपाइरन, अगर वो जानवर प्रेग्नेंट नहीं है तो, इसको अंडरलाइन कर रहे मेरी बात को, अगर जानवर प्रेग्नेंट नहीं है, उसका बुल्लक है, तो आप उसको या तो आर्टिजोन लगाएं या एसिपाइरिन जो है वो इंजेक्शन वो लगाएं। वो आप बहुत जल्दी रिस्पांस देता है, बहुत ही शानदार रिस्पांस है उसका, बहुत बढ़िया। तो वो मैंने एक ही दिन लगाया है, एक दिन ट्रीटमेंट दे के आ गया, तो दूसरे दिन उनका आया कि जी आज जो चल भी रहा है और आराम से खा भी रहा है, और शिवरिंग भी नहीं आई। तो ये आप जो फील्ड की बातें हैं मैं आपको साझा कर रहा हूँ। इसके साथ आप जो है, और मैं देखिए ये और ज़रूर लगाना, कई बार ट्रीटमेंट पूछा जाता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में पता क्या लिखते हैं, वो ये नहीं लिखते, वो लिखते हैं
नॉवलजीन, एनाल्जीन, पैरासीटामोल 20 ml। तो आपने अगर तीनों 20-20 ml लगा दिए तो अब आप ये बताओ कि वो जानवर का क्या होगा। डोज 20 ml है, तो आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट लिखो, कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा आता है आपको लिखो, आप लिखो नॉवलजीन, उसमें आप बीच में लिखो और, एनाल्जीन उसमें बीच में लिखो और, पैरासीटामोल। तो इसमें आप जो है 20 ml, अब आप डोज लिख सकते हो आगे, डोज 20 ml। साथ में ये भी लिखना है कि रूट कौन से लगाना है, यहाँ कहीं नहीं देते, इंट्रामस्कुलर है, ये भी ध्यान रखना। पशु को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी दें, ये लिखा है इन्होंने, सही है, ताकि अन्य संक्रमण रोग ना हो, ये भी इंट्रामस्कुलर। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा दो चाहे 20 ml। और यस, ये इन्होंने अब आए हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही है। पशु को इंजेक्शन फिनाइल ब्यूटाजोन, यस वही आ गया, एस्टिपायरिन, हाँ, फिनाइल ब्यूटाजोन, होस्टाकॉर्टिजोन, डेक्सामिथाजोन, इंट्रामस्कुलर आदि लगावें। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर ये जानवर प्रेग्नेंट है तो इनमें से कोई भी नहीं लगावें, ना डेक्सा लगावें, ना होस्टा लगावें, ना फिनाइल ब्यूटाजोन लगावें, इंट्रामस्कुलर, क्योंकि एस्टिपायरिन भी मैं नहीं कहूँगा, आर्टिजोन भी मैं कहूँगा नहीं लगा। अब अगर आर्टिजोन अगर कोई नया उसमें आप पढ़ लें, लेके देखें उसके अंदर, अगर उसमें लिखा है कि भाई प्रेग्नेंट में नहीं लगाना, क्योंकि आजकल कुछ डेक्सा भी ऐसे आ गए हैं जो प्रेग्नेंट में लगते हैं, क्योंकि अब वो उस समय नहीं थे, अब वो ऐसा आ गए, तो मैं सभी को मना नहीं करूँगा। तो आप ये भी ध्यान रखना, जो डेक्सा आजकल आ रहा है, कुछ नाम से आ रहा है, अब ध्यान में नहीं आ रहा, वो IV भी दे देते हैं, इंट्रामस्कुलर भी लगा देते हैं, तो वो दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना आप। लेकिन इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 दिन ये ट्रीटमेंट देने से ही सफिशिएंट हो जाता है। क्यों, यूँ ही होस्टाकॉर्टिन, डेक्सामेथाजोन लगा करके कई बार दूध में भी असर आता है। पशु को इंजेक्शन B कम्प्लेक्स भी लगाएं, B कम्प्लेक्स, बेलामिल B कम्प्लेक्स नहीं है, ये भी एक अलग बात है। B कम्प्लेक्स होता है B1, B6, B12, या अलग B5, B6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बेलामिल जो है वो लीवर एक्सट्रैक्ट है, इट इज़ नॉट ए B कम्प्लेक्स। अब ये यहाँ B कम्प्लेक्स लिखा है इन्होंने, ये B कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट है, ये ध्यान रखना। तो ये हमने लीवर एक्सट्रैक्ट देना है, B कम्प्लेक्स जानवर को जरूरत ही नहीं पड़ती, और B12 की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको पता है, ये तो खुद ह्यूमन में उसके सिंथेसिस होते हैं। हाँ, जहाँ नर्वाइन प्रॉब्लम आती है वहाँ B1, B6, B12 दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मना है, दिया जा सकता है। लेकिन आप बेलामिल या लिवोजन, आजकल तो बहुत लीवर एक्सट्रैक्ट आने लग गए, बीविनल, लिवोजन, बेलामिल, ये खूब सारे आते हैं, नोट कर लो इनको नाम, जैसे जैसे मैंने बोले अपनी क्लिनिकल डायरी में डाल दो। तो ये आपको 10 देखिए, इसको एक्चुअल में डोज है 5 ml इसकी, 5 ml रोज़ जो आप लगा दें। लेकिन क्या करते थे हम, दूर है, आया नहीं जाएगा, तो 10 ml भी उसको हमने डोज दे दिए, लगा दिया करते। कंट्रोल, बाड़े में DDT आदि का छिड़काव करावें ताकि सैंड फ्लाई का नियंत्रण हो सके। इस रोग का कोई टीका उपलब्ध नहीं। तो आज जो हमने 2 डिजीज़ का जो है, बोवाइन मैलिग्नेंट कटार और ई फीवरल हमने बताया, अडैया छोटा, जो थोड़े ड्यूरेशन का बुखार हो, इनके बारे में जानकारी दी। और इसमें आप अडैया बुखार पे आप क्लिनिकल डायरी में भी लिखना और इसको इम्पोर्टेंट में भी लगा लेना। थैंक यू वेरी मच।